एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिंगू को दिखाया जाता है जिसके वो अपना फ़ोन चेक करी होती है। उसके फ़ोन में वोल्टन का मैसेज आया हुआ होता है। उसके बाद जिंगू जा रही होती है। वो कहती है ये बंदा इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, लगता है मुझे इससे मिलके ही सारी बात करनी होगी। फिर हमें एक कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगू और वोल्टन दोनों बैठे होते हैं। उसके बाद वोल्टन कहता है कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर है जिंगू, मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। उसके बाद मिस चेंग कहती है कि मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है मिस चेंग को पाने के लिए, तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्यों है ना। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं अब तक ये सोच रहा हूँ कि वो तुम्हारी तरफ कैसे चला गया, आखिरकार उसके पीछे है कौन। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है ये लड़की स्मार्ट है, ये कर लेगी। उसके बाद जिंगू कहती है कि हाँ असल में मुझे नहीं पता, पर आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। कंट्री एच में जो भी हमारे साथ हुआ था वो पूरी तरीके से एक सनसनी खबर बन चुकी है। उसके बाद वोल्टन कहते हैं क्या, पर कैसे, आखिरकार ये लीक कैसे होगी। उसके बाद जिंगी उसे बताती है कि मेरे परिवार में क्या जितने भी लोगों को ये बात पता है, यानी जितने लोगों को ये बात पता है वो लोग यही बात कह रहे हैं कि तुम एक बहुत बुरे आदमी हो, तुमने मेरी वर्जिनिटी को तोड़ दिया, तुम एक बीस्ट हो, तुम्हें उल्टी उल्टी बातें कह रहे हैं। उसके बाद जिंगू कहती है कि इसमें मेरी गलती है कि मैंने आपको इसमें शामिल किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं प्लीज़, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम प्लीज़ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ तुम डरो मत। अगर तुम इस तरह डरती रहोगी तो जितने भी लोग हैं जो तुमसे डरते हैं वो फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद जिंगू कहती है कि जब इस तरह की कोई बातें आती हैं, इस तरह का कोई मामला आता है तो लड़कियां पक्का थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, जैसे अभी मैं पड़ चुकी हूँ कमज़ोर। फिर वोर्टन कहता है कि हे ऐसी बातें बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से पक्का बाहर निकालूंगा, हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। उसके बाद जिंगू खुश होती है, वो कहती है क्या सच में, यानी आप सच में मेरी मदद करेंगे। बाद में वोल्टन कहता है कि हाँ। बाद में जिंगू कहती है कि यानी आप मेरी और मेरे दादाजी की दोनों की मदद करेंगे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले अब मुझे तुम्हारे दादाजी को भी देखने जाना होगा, इसलिए सबसे पहले कुछ समय की तैयारी करो। उसके बाद जिंगू कहती है कि ठीक है, मैं अभी कुछ समय तैयार करती हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये बेचारी लड़की, मुझे तो इस पर दया आ रही है, पर मैं भी अभी इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तो मुझे भी इसकी मदद करनी होगी और इसे भी मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ओयांग जिंगू ओयांग परिवार के लिए बहुत कुछ कर रही है, इसलिए मुझे पक्का है कि ना ओयांग परिवार में से तो कोई भी नहीं होगा जो ये सब कर रहा होगा, तो कौन। उसके बाद वोल्टन कहता है कहीं इसके पीछे कोई दूसरा तो नहीं, कोई दूसरी बड़ी फैमिली तो नहीं जो ओयांग परिवार को फंसाना चाहती है। बाद में वोल्टन के डैड और वोल्टन के अंकल को दिखाया जाता है, उनके सामने एक बंदा चाय लेके बैठा होता है। वो कह रहा है कि तुमने ओयांग परिवार के ओयांग जिंगू के बारे में खबर तो सुनी होगी, तुम्हारा बेटा ये और ओयांग जिंगू के बीच में क्या हुआ है तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। आज हमें वोल्टन के दादाजी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अगर ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, हम इस तरह ओयांग परिवार के साथ अलायंस बना के हम अपने परिवार को बहुत ज़्यादा ऊपर कर लेंगे, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वोल्टन के डैड कहते हैं कि डैड मेरी बात सुनिए, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है, हम वोल्टन को अपने साथ मिला लेंगे, फिर ओयांग परिवार के साथ हमारे लिए अलायंस बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद वोल्टन के अंकल कहते हैं कि हे तुम्हें वैसे ऐसा क्यों लगता है कि वोल्टन हमारी मदद करेगा ओयांग जिंगू के साथ, जिंगू को पहले ही निकाल दिया गया है, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। उसके बाद वोल्टन के दादाजी कहते हैं सब कुछ सही करने का समय आ गया, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ तैयार करना होगा, मैं वोल्टन से मिलने जाऊँगा। उसके बाद वोल्टन के डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो कहते हैं क्या सच में डैड आप वोल्टन से मिलने जाएंगे, सच में आप अपने ग्रैंडसन से मिलने जाएंगे, ठीक है मैं अभी सब कुछ तैयार करता हूँ, मैं अभी सब कुछ तैयार करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वोल्टन के अंकल अपनी टांग अड़ाते हैं और कहते हैं कि डैड नहीं प्लीज़ रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए, वोल्टन हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वैसे भी वो हमारे परिवार से नफरत करता है, तो वो वापस नहीं आएगा, आप चाहे उसे कितनी भी समझाने की कोशिश कर लिए वो नहीं आएगा। उसके बाद वोल्टन के दादाजी कहते हैं कि ये बात मैं जानता हूँ, मैं भी वोल्टन से नफरत करता हूँ, पर वोल्टन मेरा ग्रैंडसन है, मुझे उसे समझाना होगा। उसके बाद वो वोल्टन के डैड से कहते हैं जल्द से जल्द चलने की तैयारी करो। उसके बाद हमें एक बहुत बड़े घर का सीन दिखाया जाता है, ये कोई दूसरी चौथी फैमिली का एक, जो चौथी फैमिली ना बड़ी, उसका एक विला है। बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि आय हाय हाय मज़ा ही आ गया, लाजवाब, इस गेम में मुझे मज़ा आ रहा है, अब मुझे आगे देखना है कि क्या होता है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से निकलो, अब मुझे तुम लोगों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगा। ये बंदा पता नहीं किससे बात कर रहा होता है, पर हमें आगे दिखाया जाएगा। उसके बाद में वोल्टन के दादाजी, वोल्टन के अंकल और वोल्टन के डैड को दिखाया जाता है जो वोल्टन के घर के पास आ चुके हैं, उसके कमरे के पास। वोल्टन के डैड अपने मन में कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वोल्टन अपने ही परिवार से कैसे नफरत कर सकता है, मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या वो एक बार भी अपने दादाजी से भी नहीं मिलना चाहता जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो वापस घर नहीं आना चाहता, वो हमेशा तो लगा रहता था कि मुझे घर आना है घर आना है। उसके बाद वोल्टन के दादाजी कहते हैं कि मैं जानना चाहूँगा कि तुम वोल्टन को वापस घर कैसे लेके आए, मैं जानना चाहूँगा वो कैसे आ गया। उसके बाद वोल्टन के डैड कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस उसे कहा था और वो आ भी गया, वो मान गया। उसके बाद वोल्टन के डैड कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा आसान था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वोल्टन अपने ग्रैंडपा के पास बैठा होता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वोल्टन कैसे हो यार मेरे पोते, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम अपने दादाजी से बात नहीं करना चाहोगे।
उसके बाद वोल्टन कहता है क्या आप मेरे ग्रैंडपा हैं? मुझे तो कभी नहीं लगा कि आप मेरे ग्रैंडपा, आपने कभी भी मुझसे मेरे साथ पोतों की तरह एकदम अपने ग्रैंडसन की तरह सलूक तो बिल्कुल भी नहीं किया, एक नौकर की तरह किया, एक बेकार लाचार बेटे की तरह किया, इसलिए आप बिल्कुल भी हक नहीं रखते मेरे ग्रैंडपा बनने के। और ये सुनने के बाद उसके दादाजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहते क्या ये अपने दादाजी से इस तरह कैसे बात कर सकता है मुझसे? उसके बाद वोल्टन कहता है कि बूढ़े आदमी गुस्सा मत करो, वैसे भी ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, और हाँ रही बात तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तो भूल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वोल्टन के दादाजी कहते हैं ठीक है चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, हम बिजनेस पे बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने अपनी ये मेडिकल स्किल्स कहाँ से सीखी, प्लीज़ क्या तुम अपने दादाजी को ये बात नहीं बताओगे? उसके बाद वोल्टन के दादाजी अपने मन में कहते हैं बस एक बार ये बता दे कि इसने मेडिकल स्किल्स कहाँ से सीखी है, उसके बाद मैं इसे धक्के मार के इसे निकाल दूंगा। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि आपको ये जानने का कोई हक नहीं है, मेरे साथ खेलना बंद कीजिए, वापस आप अपने परिवार के पास जाइए, यहाँ वापस मत आइएगा, समझे? बाद वोल्टन के दादाजी कहते हैं कि अगर मुझे पता होता ना कि ये बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट हो, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता, तो मैं कभी भी इससे घर से निकालता ही नहीं, मैं आप बेवकूफ़ था। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है वैसे भी तुम मेरे पोते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये तुम्हारा चांस है और तुम इस चांस को नहीं लेना चाहते, इसे चेंज नहीं करना चाहते तो ठीक है। उसके बाद वोल्टन के दादाजी उसे ब्लैकमेल करते हुए यानी इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे और ओयांग जिंदगी के बारे में सब कुछ सुना है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ओए बूढ़े आदमी मेरी बात सुन सुन, मैं जानता हूँ ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर, मैं जानता हूँ कि तू क्या करना चाहता है। जब तूने मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया था ना, तो मैं किसी जंगल में पड़ा हुआ था, मैं अधमरी हालत में था, तो उस समय तूने तूने क्या तुझे अपने पोते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरा पोता कैसे होगा, क्या होगा, क्या खाया पिया होगा कि नहीं, जिंदा भी होगा या नहीं? उसके बाद वोल्टन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बस मुझे अपने परिवार में लेने के बाद बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए बस सपने ही देखते रहो। मैं परिवार में आऊँगा, लेकिन हाँ मैं परिवार में आऊँगा पर लेकिन उस समय तुम नहीं रहोगे, ना ही मेरे डैड और ना ही अंकल, मैं अपना खुद का एक परिवार बनाऊँगा, ये परिवार। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मेरा जो परिवार होगा उसमें तू तो होगा ही होगा, पर तेरे साथ मैं वैसा सलूक करूंगा जैसा तूने मेरे साथ किया था, समझे? और अगर तू मुझे अपने परिवार में वापस लेना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तू उन शर्तों को मान ले तो मैं ठीक है। तो ये सुनने के बाद वोल्टन के दादाजी के होश उड़ जाते हैं। वोल्टन के दादाजी कहते हैं कि क्या शर्तें, कैसी शर्तें, आखिरकार इसका प्लान क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या रहा है? वोल्टन कहता है कि शर्तें तो मैं तेरे को बाद में बता दूंगा, इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ अपना ध्यान रखना बूढ़े आदमी, कहीं मर वर मत जाना मेरे आने से पहले। उसके बाद वोल्टन वहाँ से चला जाता है। वोल्टन के डैड आते हैं, वो कहते डैड क्या हुआ आपके और वोल्टन के बीच में क्या क्या बातें हुई? उसके बाद वोल्टन के दादाजी कहते हैं कि नहीं उसने मना कर दिया, वो नहीं आ रहा, और उसने अपने कोई सीक्रेट्स भी यानी स्किल्स जो है ना मेडिकल स्किल्स वो भी नहीं बताया है, हमें वो सब ये पता लगाना होगा कि वोल्टन ने अपनी ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी है, ये मेडिकल स्किल उसने कहाँ से प्राप्त की और उसने कहाँ से सीखी, हमें इस बारे में पता लगाना होगा, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बाद वोल्टन के डैड अपने मन में कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वोल्टन को वापस लाने के लिए। मुझे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि डैड ने जो आइडिया सोचा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये वोल्टन के परिवार के लिए यानी वोल्टन के परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वोल्टन को वापस लाना ही होगा। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, और उसके बाद वोल्टन को दिखाया जाता है जो बाहर होता है। वोल्टन कहता है कि उस बूढ़े आदमी को मेरे मेडिकल स्किल्स और ओयांग जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, मैं जानता था वो मेरा इस्तेमाल ही करना चाहता है, वो कितना बेशर्म है, उसे मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, और वो उसे सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए, वो बस मुझे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं, अब मुझे इस चंगुल से छुटना होगा। उसके बाद वोल्टन की नज़र कहीं जाती है, वोल्टन कहता है ये क्या? उसके बाद उसके सामने सिक्की खड़ी होती है, सिक्की नहीं खड़ी होती है कार लेके। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं सिक्की क्या हुआ, क्या बात है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे पास? उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो